नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी टॉप पीवाईक्यू सीरीज के अंदर सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया था। सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर टोटल 3 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तीनों क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा। वहां पर जो जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। फाइनली सैलरी चैप्टर की न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई ये चौथी क्लास रहेगी और आज की क्लास के अंदर भी हम काफी इंपॉर्टेंट और जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो न्यूमेरिकल है उनको कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले आपके चैप्टर को कंप्लीट किया। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, सैलरी चैप्टर आपका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है। इसको मैंने करीब 17 क्लासेस के अंदर कवर कराया है। वहां पर तमाम सेक्शंस को अंडरस्टैंड किया है, तमाम प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया है और काफी एग्जांपल की हेल्प से मैंने चीजों को आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोगों ने उससे नेक्स्ट चैप्टर किया था जो आपका हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने आपका कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ लिया था। अब इसी सीरीज में अभी आपका ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सिलेबस कवर हुआ और मैंने सोचा कि जितने भी पीवाईक्यूज आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए हैं उनको भी हम साथ साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो। जो भी सेक्शन आपने पढ़े हुए हैं, जो भी प्रोविजन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकली उनको एग्जीक्यूट करना है। इसी कड़ी में अगर आपको याद हो तो मैंने एक ये पहला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया था जो काफी बार आपके प्रोग्राम और ओनर्स के एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था जहां पे आपके अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। माने कहीं पे आपको टैक्सेबल सैलरी पूछा गया है, कहीं पे नेट इनकम पूछा गया है, कहीं पे ग्रॉस सैलरी पूछा गया है, कहीं पे नेट इनकम के साथ टैक्स लायबिलिटी को भी पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया। अलग अलग प्रोविजंस की हेल्प से हम लोगों ने तमाम क्वेश्चंस को सोल्व किए। एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो काफी इंपॉर्टेंट था, जहां पे आप लोगों ने डेप्रिसिएशन और अलग अलग डिडक्शन वाला पोर्शन भी कवर किया था, जो मैं डिडक्शन वाला चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है। इसके बाद एक चौथी न्यूमेरिकल जो आई थिंक हमने ग्रॉस सैलरी से जुड़ी हुई थी, इसको कवर किया था। काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूमेरिकल थी। यहां तक हम लोग अपनी 3 क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। अब आज की चौथी क्लास के अंदर आज का न्यूमेरिकल स्टार मार्क कर लीजिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन का एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। वैसे तो आपको वही नेट इनकम पूछेगा या सैलरी कैलकुलेट करना, ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी कैलकुलेट करना पूछेगा, लेकिन यहां पे जरूरी ये हो जाता है कि जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट से रिलेटेड सेक्शंस को याद रख पाना और उस पॉइंट से रिलेटेड प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करके वहां पे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना। जैसे अगर आप लोग सवाल को पढ़ेंगे तो वैसे तो यहां पे लिखा हुआ है 2012 नवंबर में आया हुआ सवाल है। अकॉर्डिंग टू मी ये 5 टाइम मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन कहता है कोई भी बी है जिसकी उम्र 56 साल है, जिसको रिसीव होते हैं फॉलोइंग, ये सारी चीजें रिसीव होती हैं एबीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर और आपका प्रीवियस ईयर एंडिंग है 2025। तो यहां से सर हमें क्या क्लियर हो गया कि सर हमें असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। तो आप लोग क्या कहेंगे सर 25-26 के लिए हमें अपनी कैलकुलेशन को करना है। अब देखिए आपको क्या गिवन है, आपको सैलरी गिवन है, कितना है 65,000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। आपको क्या गिवन है, टिफिन अलाउंस गिवन है। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 20,000 है। तो आप सभी को याद होगा टिफिन अलाउंस अपने आप में फुल्ली टैक्सेबल आपका अलाउंस होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। 2,000 रुपए पर मंथ गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, ये भी आपका एक तरीके से फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे अनफर्निश्ड फ्लैट आपको प्रोवाइड किया गया है। कहां पे प्रोवाइड किया गया है? आपको मेरठ के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप लोग देंगे तो यहाँ पे नॉमिनल रेंट कितना दिया गया है, 6,000 रुपया महीने का दिया गया है। और जो भी रेंट पेड करता है इंप्लॉयर वो 18,000 रुपए पर मंथ है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट
लगाएंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। पीछे हम लोगों ने काफी सवाल किए हैं जहां पर एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी निकाल करके आप लोग जो आपका अमाउंट है, जो आपका कम अमाउंट है, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, एग्जम्प्ट कर लेंगे, सॉरी उसको क्या कर लेंगे, टैक्सेबल कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं करूंगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये वाला है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के मेरे को इस क्वेश्चन को सेपरेटली आप सभी के लिए समझाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे जो आपके एसेट सोल्ड हुए हैं ना, वो 10/1/2025 को सोल्ड हुए हैं, लेकिन ये जो एसेट परचेज किए गए हैं ये अलग अलग डेट को परचेज किए गए हैं। जैसे अगर आप लोग कार की बात करते हैं, कार को 4 लाख रुपए की कॉस्ट के अंदर 10/6/2022 को खरीदा गया था और 2 लाख की सेल्स प्राइस इसकी दी हुई है। अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 60,000 में खरीदा था, 12/7/2021 के अंदर ये खरीदा गया है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 12/7/2021 के अंदर इसको क्या किया गया है, खरीदा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है ये, जिनको आपको कंसिडरेशन में रखना है। फ्रिज की प्राइस की अगर आप लोग बात करते हैं तो 20,000 रुपए में ये भी 5/4/2022 के अंदर खरीदा गया है। फिर इसकी सेल्स प्राइस कितनी है, 12,000 है। यहां पे सवाल क्या उठेगा, अलग अलग साल को 21 से लेकर के, और हमें डेटा कहां तक लेके आना है, 2025 तक लेके आना है। खास बात क्या है, जब आप लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो उसका एक अपना फॉर्मेट होता है, और डेप्रीशिएशन के अंदर हम लोग 2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग कार की बात करेंगे तो यहां पे आप लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन फ्रिज यानी कि अदर की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अपने आप में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काफी अहम हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मेट भी बनाएंगे, सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार क्वेश्चन को डिकोड कर देता हूं ताकि आपको एक फ्रेमवर्क समझ में आए कि यस इस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। तो ये आपका एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या गिवन है, आपको एक म्यूजिक सिस्टम गिवन है। क्लियर है, अब म्यूजिक सिस्टम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमें देखना है कि टाइम पीरियड क्या है, 6 महीने से ज्यादा का है, 6 महीने से कम का है। अगर 6 महीने से ज्यादा का है तो पूरी साल का ले लेंगे, अगर 6 महीने से कम का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। जैसे अगर आप लोग देखेंगे इसका प्राइस कितना है, 15,000 है। 1 अक्टूबर 2021 की बात हुई है, तो 6 महीने से कम का टाइम पीरियड माने अगर आप लोग देखेंगे, और 10% इसके ऊपर लगता है। तो अगर आपको याद हो म्यूजिक सिस्टम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट है 15,000, इसका कितना निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 महीने से ज्यादा कम का टाइम पीरियड है तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से आपको आंसर मिल जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए क्या है, आगे आपको दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट। किसकी बात हो रही है, पीएफ, या मैं इसको कह देता हूं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। ठीक है ना, यहां पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ फंड के अंदर। और अगर आपको याद हो तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एग्जम्प्टेड कितना होता है, केवल और केवल 12%। इसने कंट्रीब्यूट किया है 18%, तो 6% निकाल करके टैक्सेबल कर देंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, आपका 12.5% मिल रहा है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो कितना एग्जम्प्ट होता है, इंटरेस्ट जो आपका एग्जम्प्ट होता है वो 9.5% होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे 12.5 में से, अगर 12 में से 9 जाएगा, 10, 11, 12, 3% आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। ये भी हमें पता। अमाउंट कितना दिया गया, 50,000, अभी पढ़ लेंगे। क्लियर है, आगे देखिए डोनेट किया गया है। क्या डोनेट किया है, 18,000 रुपए टू द नेशनल डिफेंस फंड। किसी को याद आई थी, जहां तक मेरे को याद है ये आपका 80G के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए, डिडक्शन मिलना चाहिए। एक बार थोड़ा सा इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू 80G ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि और एक इंपॉर्टेंट बात है, डिडक्शन अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपका आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो यहाँ पे आपको 80C के अकॉर्डिंग डिडक्शन देखने को मिलेगा। पूछ क्या रहा है, टोटल इनकम निकालिए, माने डिडक्शन विडक्शन सब करना पड़ेगा, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी निकलेगा, और आपसे टैक्स लायबिलिटी भी पूछ रहा है। नोट कर लीजिए 18 नंबर का सबसे ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। पॉइंट सारे डिकोड कर दिए हैं, चीजें आपको क्लियर होगी कैसे चलना है। फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और तैयार करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन के आंसर को। थोड़ा ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, चीजें बेहद आसान रहेंगी, बस इट्स डिपेंड कि आप लोग किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं दोनों से करूंगा, ओल्ड रेजिम से भी, न्यू रेजिम से भी। एग्जामिनेशन के अंदर जैसे भी पूछा जाए आप उस हिसाब से इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो मेरे को दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं ओल्ड रेजिम की भी बात कर रहे हैं हम लोग, न्यू रेजिम की भी बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका न्यू रेजिम के लिए और ये आ गया आपका ओल्ड रेजिम के लिए। अच्छी स्पेस रख रहा हूं मैं ताकि हमें जो आपकी डिजिट्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरे को क्या लिखना है, मेरे को यहां पे लिखना है आपका ओल्ड रेजिम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे यहां पे आपका ओल्ड रेजिम, यहां पे आप लोग क्या लिखने वाले हैं, न्यू रेजिम। तो हम ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम की बात करेंगे। यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम लोग लिख देंगे, बेहद आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंटर्स इनको आपको ध्यान रखना है, ऊपर लिखना जरूरी है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम। किसकी बात हो रही है, आपकी नेट इनकम की बात हो रही है। ऑफ मिस्टर जो भी था आपका, क्या नाम था मिस्टर का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या नाम था, मिस्टर बी था। तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर बी नाम रख देंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग देखेंगे असेसमेंट ईयर क्या बन रहा है आपका, 2025 और 26 बन रहा है। इतनी बातें तो उम्मीद करता हूं हर बच्चे को पता ही होती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला पर्टिकुलर्स हमें सैलरी गिवन है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन कहता है 65,000 रुपया एक महीने का सैलरी है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 65 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 7,80,000 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नोट कर लेंगे सर, 7,80,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आ गया 7,80,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट किसी को याद है, दूसरा पॉइंट क्या गिवन था, दूसरा पॉइंट गिवन था यहाँ पे टिफिन अलाउंस कितना था, 2,000 रुपया हर महीने का था, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूं, आपका क्या दे रखा है, टिफिन अलाउंस, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं टिफिन अलाउंस कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपया एक महीने का दिया हुआ है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, 12 दूनी 24,000 हो जाएगा टैक्सेबल, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 24,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट किसी ने ध्यान दिया, क्या दिया हुआ है, शायद मेडिकल एक्सपेंडिचर था, क्या है मेडिकल एक्सपेंडिचर है, यस कितना है आपका 35,000 है। तो डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। सर क्या लिखा, सर हमने लिखा मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000। ओके सर हमने लिख दिया, ये क्या आ गया आपका 35,000, क्लियर। तो ये आ गया आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर। चौथा पॉइंट क्या आएगा, चौथा पॉइंट आपको आई थिंक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नहीं वो आपका क्या दिया हुआ है, अच्छा वो हाउस वाला दिया हुआ, माने रिकॉग्नाइज रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है। देखिए कितना पे कर रहा है, 18,000 रुपए। किसी को याद है कैसे करना बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग कहेंगे एक्चुअल पेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्चुअल पेड कितना है, रेंट कितना गया है, ध्यान दीजिएगा उसने 18,000 रुपया महीने का पे किया है, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 18 को अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आएगा आपका, एक मिनट निकाल ही लेते, चलो थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 2,16,000 कितना आ जाएगा, 2,16,000। तो ये तो एक्चुअल पेड है 2,16,000। किसी को याद है दूसरा पॉइंट क्या निकालते थे हम लोग, दूसरा पॉइंट निकालते थे 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या था, सैलरी का मतलब था डीए लेके चले, टैक्सेबल अलाउंस लेके चले, और आपका सैलरी वो जो आपका बेसिक पे है वो लेके चले। तो सबसे पहले चैलेंज क्या है, आप लोग सैलरी निकाल लीजिए। सर यहाँ पे सैलरी कितना बन रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे सैलरी बन रहा है 7,80,000, और एक आपका अलाउंस टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल है यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका टिफिन अलाउंस टैक्सेबल 24,000 है। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, 7,80,000 और 24,000 दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हैं, 7,80,000 प्लस में कितना है 24,000, तो कितना बनेगा 8,04,000। यानी कि हमारा अमाउंट कितना आया है 8,04,000। ध्यान दीजिएगा कितना आया है 8,04,000 सैलरी बना है। अगर आप लोग इसका 10% निकालते, क्या निकालते हैं 10% निकालते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, नॉमिनल रेंट कितना है उसका, कितना है नॉमिनल रेंट 6,000 है। तो अगर आप लोग 8,04,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 80,400 आ जाएगा, क्लियर। और जो नॉमिनल रेंट है वो इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा, 6,000 रुपया महीने का है, तो 12×6 = 72। हम लोग क्या करेंगे यहां से 72,000 माइनस कर देंगे। तो अगर आपको याद हो तो इसको माइनस करते हैं, 80 में से 72 गया तो 8,400, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा 8,400। काफी प्रैक्टिस करवा चुका हूं तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हुआ ना भाई। दो पॉइंट निकालते हैं, या तो एक्चुअल रेंट निकालेंगे और 10% ऑफ द सैलरी निकाल लेंगे। सैलरी का मीनिंग क्या होता है, डियरेंस अलाउंस ले लीजिए, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो भी व्हाटएवर, डीए ले लीजिए आप लोग, बेसिक पे ले लीजिए, प्लस में जो भी टैक्सेबल अलाउंस है। यहाँ पे डीए तो है नहीं, सैलरी आपका कितना है 7,80,000 जो
भी है 7,80,78 कितना है आपका है 7,80,000 प्लस में आपका टिफिन अलाउंस कितना 24,000 दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिला 8,04,000 10% निकाला 80,400 और एक्चुअल रेंट की बात हो रही है वो कितना है 72,000 है, पूरी साल का माइनस कर देंगे कितना जाएगा 8400। तो अगर मैं डायरेक्ट ये पॉइंट लिखूं रेंट फ्री अकोमोडेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसको पूरा लिख दीजिएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोग नोट के अंदर डालना चाहते हो कैलकुलेशन तो नोट के अंदर डाल सकते हैं। कितना आया माय डियर फ्रेंड 8400 आया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8400 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 8400 आ जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यही था ना आपने एसेट सोल्ड किया है। अब अगर किसी बच्चे को याद हो कि सर एसेट की कहानी क्या थी, तो मैं अभी आपको बताता चलता हूं एक चार्ट के थ्रू, ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ सके। अगर आपने एसेट सोल्ड किया है, तो अगर मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊं, अगर आपने क्या किया है एसेट सोल्ड किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स भाइयों और बहनों दो चीजें हमारे पास थी, दो या तीन बोल देता हूं मैं डायरेक्टली। पहला तो हमारा ये था, अगर आप लोग कार को सेल करते, क्योंकि कार का ही जिक्र है, तो हम उसके ऊपर 20% डेप्रीशिएशन लगा के चलते हैं बाय द मेथड ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। याद आया किसी को? अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट मान लीजिए इसने क्या दिया हुआ, कंप्यूटर दिया हुआ है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर हम लोग 50% डेप लगाते हैं। ठीक है, 50% डेप किससे लगाते हैं हम लोग, ये भी आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और तीसरा क्या था, अदर के अंदर फ्रिज एसी वगैरह आ जाते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, फ्रिज वाला लेके चलेंगे। सर यहाँ पे केवल 10% लेके चलेंगे। और कौन सा मेथड लगाएंगे, एसएलएम। एसएलएम का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आप अच्छे से इसको अपने नोट्स के अंदर लिख के आ सके। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मेट इसीलिए तैयार करवाया है ताकि मैं चीजों को थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट कर सकूं और चीजें आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन कहता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके तीन एसेट हैं, कार है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, ये सब की वैल्यू है। सबसे पहले किसको खरीदा गया है 2021 के अंदर, यानी कि 12 जुलाई 2021 के अंदर फ्रिज कंप्यूटर को खरीदा गया है। अब 12 जुलाई 2021 के अंदर और कोई तो था ही नहीं, और हम 25 तक कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अगर आप लोग फॉर्मेट की बात करेंगे तो यहां पे मैंने लिखा है आपका पहला पॉइंट, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन 12 जुलाई 2021, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास एसेट खरीदा ही नहीं था, हमारे पास कार था ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। कंप्यूटर कितने में खरीदा था, 60,000 में खरीदा था, और फ्रिज भी नहीं था। क्लियर है, तो यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे 12/7/2021 तक का डेटा समझ में आया। अब देखिए, अगर आप लोग देखेंगे 2022 का डेटे पे अगर फोकस करते हैं, 2022 में ही आपने कार खरीद लिया, 2022 में ही आपने फ्रिज खरीद लिया। तो मैंने क्या किया भाई, 21 में जो मैंने आपका खरीदा था, क्या खरीदा था, कंप्यूटर, इसके ऊपर 21 से 22 तक का डेप तो लगाऊं, मतलब डेप्रीशिएशन तो लगाऊं। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने क्या किया है, मैंने आपका लेस कर दिया, डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स डेप्रीशिएशन, डोंट बी कंफ्यूज, क्या लगाया मैंने, डेप्रीशिएशन लगाया है। 21/7/2021 से मैं चला, कहां से चला, 21/7/2021 से मैं चला, और मैं कहां तक पहुंचा हूं, तो मैं 2022 में पहुंच जाऊंगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 21 नहीं, 12/7/2021 से 11/7/2022 तक, क्योंकि मेरा जो आपका कंप्यूटर है उसके ऊपर 50% डेप्रीशिएशन लगता है। 60,000 का 50% डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास डेटा कितना आ जाएगा, 30,000। क्लियर है, तो यहां पे देखिए ये मेरा बैलेंस आ गया है, कब का आया है ये बैलेंस, मेरे को आया है 12/7/2022 तक। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक साल का डेप्रीशिएशन केवल इसके ऊपर लगा है, और अगर 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। अब 2022 के अंदर ही मैंने आपके कंप्यूटर के अलावा जो बच गया, कार मैंने कब खरीदा, 22 में छठे महीने में खरीद लिया, और मैंने फ्रिज कब खरीदा, 22 में चौथे महीने में खरीद लिया। और हमने ये जो कैलकुलेशन किया है ये कब तक का किया है माय डियर फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन है 12 जुलाई तक का। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली अब 12 जुलाई को जब आप लोग टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका कार भी आ चुका है और फ्रिज भी आ चुका है। तो इस डेट के ऊपर आपके कार की कीमत कितनी है, 4 लाख में आपने खरीदा, और कंप्यूटर डेप्रीशिएशन लगने के बाद कितना आ चुका है आपका, 30,000 आ चुका है। फ्रिज कितने में खरीदा, 20,000 में खरीदा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब 22 से लेकर के अब हम कहां पे चलेंगे, 23 से, यानी कि 1 साल का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो अगर आप लोग 1 साल का डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो कार के ऊपर कितना डेप लगता है, 20% लगता है, कंप्यूटर के ऊपर 50% डेप लगता है, फ्रिज के ऊपर 10% लगता है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, आपने सबसे पहले कार कब खरीदा था आपने, आई थिंक 11 तारीख को खरीदा था, तो अगर 22 में खरीदा
था तो 1 साल का डेप लगाया। अगर आप लोग कार के ऊपर आप लोग 20% लगाते हैं, 4 लाख का 20% कितना बनेगा? 80,000 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने किस पे लगाया, ये तो कार का हो गया, ओके। अब किस पे लगाएंगे? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की अभी वैल्यूएशन कितनी है? 30,000 है। अगर आप लोग इसके ऊपर 50% फिर से डेप लगाते हैं तो 30,000 का 50% कितना बनेगा? 15,000। बैलेंस कितना आ गया है आपका? 15,000 आ गया है। अब 20,000 इसके ऊपर 10% डेप लगाएंगे तो कितना बनेगा? 2,000। ये कितना आ गया है आपका? 18,000। माने अगर 2023 की बात करते हैं, कितना बैलेंस आया है 2023 के अंदर? आपका जो कार था उसकी वैल्यू आ गई 3,20,000, आपका जो कंप्यूटर था उसका 15,000 वैल्यू आया है, और फ्रिज का कितना आया है? 18,000 आया है। अब क्या करना है? फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग केवल 23 में थे, अब 24 में पहुंच जाएंगे। 24 में पहुंचेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 24-25 की इनकम की तो बात हो ही रही है ना, तो यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे क्या करना है? हम कहां पे पहुंच गए हैं? 10/6/2024। कार के ऊपर 20% डेप लगेगा। कितना लगेगा? 20%। 3,20,000 का 20% कितना हो गया? 64,000। मेरे पास बैलेंस बच गया है 2,56,000। समझ में आया? कंप्यूटर की बात कीजिए, कंप्यूटर का वैल्यू कितना था? 15,000। 50% डेप लगेगा 7,500, तो कितना बच गया? 7,500। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे की बात क्या है? फ्रिज की। फ्रिज पे क्या किया? फ्रिज पे लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब डेप्रिसिएशन वही ले उसी वैल्यू पे लगेगा जो शुरू में था। शुरू में कितना था? 20,000, तो इस पे 10% लगेगा। स्ट्रेट लाइन के अंदर यही फर्क होता है, यहां पे केवल 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब जो इनिशियल डेप्रिसिएशन आया वही चलता रहेगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में तो जो हमारी हर साल वैल्यू बच रही है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे 20% निकाला तो 80,000 रुपया आपका डेप्रिसिएशन आया था, लेकिन इसको घटा करके अगली साल आपका 64% डेप्रिसिएशन आया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन बदलता है। स्ट्रेट लाइन में फिक्स है, मतलब फिक्स है, तो स्ट्रेट लाइन में कितना डेप लगा देंगे? 2,000 माइनस कर देंगे, 18 में से 2 गया तो कितना बच गया? 16। समझ में आया? 24 में पहुंच चुके हैं। 24-25 आपका प्रीवियस ईयर है, और उसी के दरमियान हमने इसको बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। कितने टाइम में बेचा? कितने पैसे में बेचा है? मैंने जो आपका क्या बोलते हैं आप इसको, कार आपका कितने में बेचा है? अगर आप लोग देखेंगे तो कार का कंसीडरेशन 2 लाख था, और कंप्यूटर को मैंने 8,000 में बेचा, और मैंने फ्रिज को कितने में बेचा? आपका 12,000 में बेचा। सबको माइनस कर देंगे तो वैल्यू पर क्यूस्टीज आ जाएगा। माने अगर आप लोग 256 में से 2 घटाते हैं तो 56,000 पॉजिटिव रिजल्ट आया। अगर आप लोग 7,500 रुपए का आपका क्या था? बैलेंस था, 8,000 रुपए में आपने बेच दिया तो 500, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, नेगेटिव बैलेंस है। 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। टोटल कीजिए, टोटल कितना? पॉजिटिव वैल्यू को 56 + 4 कितना आ जाएगा? 56 और 4 60,000, 60,000 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना आएगा आपका? 60,000। लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पे आपके कंप्यूटर ने क्या बनाया है? लॉस बनाया है। समझ में आया? तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिहाज से भी, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, और मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन करके भी दिखा देता, लेकिन यहाँ पे समस्या था, आपको लिखना था, एग्जाम में पैटर्न लिखना है, और इसी की वजह से, सिर्फ ये चीज है ना, इसी की वजह से 2 चीजें हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल हो जाता है। तो अगर आप लोग, मैं परक्यूस्टीज की बात करता हूं, परक्यूस्टीज एज ए ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? परक्यूस्टीज एज ए ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो अगला पॉइंट हमारा यहीं पे यही रहेगा। 5वां पॉइंट क्या रहेगा हमारा रहेगा परक्यूस्टीज एज ट्रांसफर, यानी कि आपने क्या किया है? आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 3 परक्यूस्टीज है मेरे पास। पहला क्या है? आपका कार, दूसरा क्या है मेरे पास? आपका कंप्यूटर, और तीसरा क्या है मेरे पास? आपका फ्रिज। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, फ्रिज की वैल्यू कितनी आई है? 4,000 आई है। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 56,000 आई है। यहाँ पे इसने, आपके कंप्यूटर ने क्या बनाया है? लॉस बनाया है। तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूं, ठीक है। आपको याद रखना है, जो भी लॉस वाली चीज होती है वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। टोटल अगर आप लोग करते हैं तो 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60,000। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया? 60,000 आ गया। क्लियर? तो ये कब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी अगर इस सवाल में है तो वो यही है, और इसी की वजह से बार बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होता ही होता है। समझ में आया? एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर आपको ध्यान हो तो म्यूजिक सिस्टम की भी थी। तो म्यूजिक सिस्टम का क्या बताया था? 15,000 का 10% कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका 1,500 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 7,500। समझ में आया? तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 7,500। तो यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम, ठीक है ना। तो छठा पॉइंट क्या आ जाएगा? आप लोग लिख देंगे यहाँ पे यूज ऑफ
म्यूजिक सिस्टम, क्या लिख देंगे, यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, म्यूजिक सिस्टम के अंदर 7500 यहां पे आ गया और 7500 यहां पे आ गया, ये लीजिए, अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी समझ में आ गई है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो तो जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था 12% तक का आपको एग्जम्प्ट मिलता है, 18% की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, 18 की। तो कितना परसेंट एक्सीड हुआ, 12 की बात हुई, 18, 6% एक्सीड हुआ। सैलरी का कितना लेके चलना है, 6% लेके चलना है। सैलरी कितनी थी सर, हमारी सैलरी थी इनिशियल लेवल पे 7,80,000, इसका कितना लेके चलना है, 6% हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना था, मेरा 7,80,000 सैलरी था, ओके। इसका कितना निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को निकालना है 6% निकालना है ना, ओके। 6% 46,800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 46,800। टैक्सेबल कितना होगा, 46,800। तो माने समझ में आई ना ये बात कैसे की, 18% कॉन्ट्रीब्यूट किया, 12% एग्जम्प्ट होता है, 6% निकल आएगा। सैलरी कितनी है, 7,80,000 आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि 7 का पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे इंटरेस्ट वाली बात भी मैं कर दूंगा, दोनों साथ ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, यानी कि आरपीएफ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वैल्यू कितनी आई है माय डियर फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया कितना, 6% कितना आया था आपका, 46,800, कितना आया था आपका, 46,800 आया था, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है ना, आपको अलग से लिखना है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट अगर आप लोग देखेंगे तो कितना इंटरेस्ट गिवन है, 12.5% गिवन है, हमें एग्जम्प्ट कितना होता है, 9.5%। तो अगर आप लोग देखेंगे 12 में से होगा तो 3% ज्यादा है। आपको क्या करना है, आपको 50,000 का कितना निकाल लेना है, 3% निकाल लेना है। 50,000 का कितना निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स, 3% निकलेगा। कितने टाइम के लिए निकलेगा, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लेंगे 50,000, इसका कितना निकाल लेंगे, 3%, ठीक है ना। तो ये कितना बनता है, 1500। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9.5% निकालना है ना आपको, कितना निकालना है, 9.5%। 9.5% तक का एग्जम्प्ट होता है, यानी कि कितना गया, 3% एक्स्ट्रा गया। तो कैसे निकालते हैं इसको, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट कितना है, 50,000 है, ओके। मल्टीप्लाई करना आपको, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना परसेंट ज्यादा है, 3% ज्यादा है। गिवन कितने का है, 12.5% का है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला सही लगेगा, माने आप लोग क्या कहेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 3, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 12.5% गिवन था। तो ऐसे कैलकुलेट, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कितना आएगा, 12,000। क्लियर। तो आप लोग क्या कहेंगे, 12,000 यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, जो अमाउंट गिवन है, जितना परसेंट एक्सीड किया है अपॉन में जितना परसेंट गिवन था, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो यहां पे आप लोग इंटरेस्ट लिख देंगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 12,000 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 800 और 6 और 2 8 और 4 और 1 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका 58,800, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 58,800 बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा, 58,800। लेट मी चेक, अगर ये चीज ठीक है, यस, ये कितना आ जाएगा, 58,800 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल करना है, टोटल कीजिए फटाफट से और बताइए आंसर कितना आएगा। अगर हम टोटल करते हैं इसको तो एग्जैक्टली कितना बनेगा, यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। अभी हमारी कैलकुलेशन काफी लंबी चलेगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। और मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इनका टोटल हो गया सारा। आगे अगर कुछ रहता है कि नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डोनेशन वाला तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो ही जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ग्रोस सैलरी। क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी। तो हमारे पास क्या जाएगा, टोटल ग्रोस सैलरी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए फटाफट से, आप लोगों ने क्या निकाला है, आप लोगों ने ग्रोस सैलरी निकाला है। आप टोटल कीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं एग्जैक्टली कितना टोटल यहाँ पे बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल बनेगा 9,66,950, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 9,66,950, आई थिंक 950, ठीक है ना। तो यानी कि 9,66,950, ठीक है, ओके। 9,66,950 यहाँ पे बनेगा। क्लियर, समझ में आई इतनी बात। अगर आप लोग यहाँ पे लेस करते हैं, क्या लेस कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग लेस कर सकते हैं डिडक्शन। कौन से डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड। तो डायरेक्ट पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, लेस कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, अंडर द सेक्शन, अगर आपको याद हो तो कौन सा सेक्शन था आपका, 16 फर्स्ट ए वाला। क्लियर है। यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ओके सर। 50,000 ओल्ड के अंदर और 75,000 किसके अंदर मिलता है आपको, न्यू के अंदर मिलता है, ओके सर। माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोस टोटल सैलरी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ग्रोस टोटल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी, व्हाटएवर यू कैन से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे इनकम
फ्रॉम सैलरी। अब इसको माइनस करने के बाद क्या क्या रिजल्ट आया है मैं आपको बता देता हूं। 9 16 950, यानी कि यहाँ पे कितना आया है 9 16 950 आ गया है। अगर आप लोग आगे देखेंगे 8 91 950 आ गया है, 8 91 950 आ गया है। अब दो डिडक्शन की बात की थी मैंने, याद है किसी को? हमने दो डिडक्शन की बात की थी, आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन की बात की थी। आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा किसकी बात की थी हम लोगों ने? आपके डिडक्शन की बात की थी। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, आई थिंक मेरे से छूट गई होगी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे एक बात और की गई है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने 18,000 डाले, पूरा का पूरा डिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और मिस है। चलिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग केवल इसकी बात करते हैं, आरपीएफ की बात, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ओके ओके ओके, ठीक है, इतना ही है बस। इसका आपको क्या मिल जाएगा? एक तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, माने आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे और भी डिडक्शन को लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या क्या डिडक्शन लेस करेंगे? एक तो डिडक्शन आपका प्रोविडेंट फंड वाला हो जाएगा, माने आप लोग किससे करेंगे? डिडक्शन अंडर द सेक्शन, आपको क्या करना है? डिडक्शन अंडर द सेक्शन एटीसी। और एक क्या आ जाएगा? एटीजी। एटीजी तो क्या है आपका? जो भी आपने डोनेशन किया है, कितना डोनेशन किया? 18,000, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 18,000। यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वहां पे तो टोटल निकलेगा। एटीसी क्या कहता है? आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन को निकाल लीजिए, जितना कंट्रीब्यूट किया है आपके एम्प्लॉयर ने। तो कितना कंट्रीब्यूट किया था अगर आपको याद हो तो? टोटल अमाउंट अपना कितना बना था? अगर आरपीएफ की बात करूं तो हमारा बना था 46,800, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 46,800। टोटल करके इसको माइनस कीजिएगा, आपको नेट इनकम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको नेट इनकम मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? नेट इनकम मिल जाएगा। अच्छा, मेरे को बताना है यहाँ पे एटीसी का डिडक्शन कितना आएगा, कमेंट करके, और इसका आंसर बताइए ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग कैसे करना है और न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग कैसे करना है। क्लियर? ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग कैसे करना है। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद आपको पूछा गया था सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। क्या पूछा गया है? ये तो एक पार्ट था, दूसरे पार्ट के अंदर क्या पूछा गया था? सर आपसे पूछा गया था आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था टैक्स लायबिलिटी आप लोग देखेंगे कि आपने ओल्ड रेजिम की बात की है, क्योंकि हमने दोनों से सोल्व किया है तो दोनों से कराना पड़ेगा। ओल्ड रेजिम की बात करेंगे, फिर आप लोग किसकी बात करेंगे? न्यू रेजिम की बात करेंगे। समझ में आया? तो एक आपका ओल्ड रेजिम होगा, एक न्यू रेजिम होगा। जो अमाउंट आएगा ये आपकी किसकी है? ओल्ड रेजिम की है, ठीक है ना, और ये किसकी है? आपके न्यू रेजिम की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वो अमाउंट लिख देंगे ओल्ड रेजिम वाली, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? आपके न्यू रेजिम वाली अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? आपको वही स्लैब लगाना है, स्लैब रेट लगाना है। ओल्ड के अंदर 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट रहेगा, फिर अगली जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 5%, ऐसे आप लोग वहां पे 3 लाख तक, फिर उसके ऊपर आपका 5% टोटल देखेंगे। फिर आप ध्यान दीजिएगा क्या बताया था मैंने? रीबेट मिलता है। क्या मिलता है आपको? रीबेट मिलता है। ओल्ड के अंदर 87A के अकॉर्डिंग मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको किससे मिलेगा? 87A के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बताया था? यहाँ पे आपको 12,500 का रीबेट मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलता है? न्यू रेजिम के अंदर 25,000 का रीबेट मिलता है। तो ठीक है, ये आपको करना है। दोनों के आंसर टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, ठीक है। दो चीजें बतानी है, टोटल कितना बना, टोटल कीजिए, एटीसी का डिडक्शन लगाने के बाद, एटीजी का डिडक्शन लगाने के बाद, और न्यू रेजिम का कितना बना ये मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। दोनों चीजें काफी अहम है, ये आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, ठीक है ना। एक बार मैं ये चीज और चेक करना चाहता हूं, अगर आप लोग एटीजी की बात करते हैं, एटीजी यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर आप लोग डिडक्शन की बात करते हैं तो किससे जुड़ा हुआ है? डोनेशन, ठीक है। मैंने सही लिखा है, इस किताब के अंदर जो आंसर है वो गलत है, यहाँ पे एटीसी लिखा हुआ है, दोनों गलत है, तो यहाँ पे एटीजी लगेगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। तो क्या क्या बताना आपको? टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग कितना बनता है, न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग कितना बनता है, और डिडक्शन आपको अप्लाई करके बताना, टोटल मेरे को करके बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बेटर वे में क्लियर हुई होंगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आपको समझाई है ना इस सवाल के अंदर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसएससी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो आपका क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन मेथड बनता है। एक बार जो डेप्रिसिएशन शुरू के साल में लग गया वही चलता रहेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आप लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन बदलता है, हर साल चेंज होता है। क्लियर है? ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो काफी अहम सवाल हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। तो इस क्वेश्चन को प्लीज नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन के रिस्पेक्टिव से रहने वाला है।